आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम सब जानने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। क्लास 10th का है ज्योग्राफी के इसका इसमें हिंदी में भी इसको भूगोल कहा जाता है। इसके बारे में और इससे पहले जो है लगभग जो और क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। और इसी जो है इसका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को हम सब देखने वाले हैं। यहाँ पे अति लघु लिखा गया है, लेकिन सॉरी यहाँ पे लघु उत्तरीय का होगा। लघु उत्तरीय के 9 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले। इससे पहले 8 नंबर क्वेश्चन तक जो है ना पीछे अगले वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन, भारत की 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखें। उनके सुनहरा रेशा और उसे उजला सोना कहा जाता है। दोनों उत्पादक दशाओं की क्या भिन्नता पाई जाती है। यानी कि भारत के 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखना है और उसे एक के सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है और उजला सोना क्यों कहा जाता है, और उत्पादक दशा यानी कि उसका भौगोलिक स्थिति बताना है। तो चलिए देखिए आंसर इसका देखते हैं। देखिए भारत के 2 रेशेदार फसल जूट और कपास हैं। यानी कि भारत के 2 रेशेदार फसल कौन है? जूट और कपास। देखिए अगला कर है, भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा जूट को बोला जाता है। भारतीय उपमहादेश देश का जो सुनहरा रेशा किसको बोला जाता था? जूट को। कपास को उजला सोना कहा जाता है। और कपास को कथी कहा जाता है? उजला सोना। चलिए अब देखिए इसमें दोनों में भिन्नता क्या पाई जाती थी, उसका भिन्नता का बात कर लेते हैं। देखिए दोनों फसलों के उत्पादन दशाओं में भिन्नता इस प्रकार पाई जाती है। तो देखिए पहला है जूट जूट फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। यानी जूट के लिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होनी चाहिए। कपास के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। तो ये भौगोलिक दशा। दूसरा देखिए जूट लिखा गया यहाँ पे जूट होता। जूट के फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। वही कपास फसल के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए देखिए तीसरा नंबर, जूट समतल जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है, वही कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। चलिए तो इस प्रकार से भौगोलिक दशा हो गया आंसर हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तेलहन फसलों के नाम लिखे और उनके उत्पादक क्षेत्र का वितरण दे। तेलहन फसल के नाम लिखना है और उत्पादक क्षेत्र का मतलब क्षेत्र को बताना है। तो चलिए भारत में तिलहन उत्पादन करने में विश्व में सबसे एक नंबर स्थान पर आता है। यानी कि भारत जो है तिलहन उत्पादन करने में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आता है। तो देखिए पहला तेल का देखिए तिलहन फसल के मुख्य उत्पादक राज्य, यानी कि तिल के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात भी तिलहन फसल के खेती के लिए जाना जाता है। यानी कि तिल यहाँ इस सब राज्यों में उगाए जाते हैं। चलिए देखिए दूसरा है तिलहन फसल राई और सरसों। देखिए राई और सरसों का उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान पर है। यानी कि राई और सरसों का उत्पादन करने में विश्व के सबसे 1 नंबर स्थान पर कौन है? तो भारत। देखिए अब राज्य की बात करें, उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये मुख्य रूप से खेती की जाती है। यहाँ पे मुख्य रूप से राई और सरसों को उगाया जाता है। चलिए देखिए नारियल फसल के बारे में देखिए, नारियल तेल के बारे में। नारियल का उत्पादन केरल में किया जाता है। यह प्रमुख तेलहन फसल है। यह प्रमुख है तेलहन फसल। नारियल तेल आप लोग जानते हैं ना, वही वाला। तीसी होगा, यहाँ पे तीसी होता बाबू, लेकिन तीसी लिखा गया, तीसी होता। तीसी का उत्पादन देखिए, अब तीसी का उत्पादन देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में की जाती है। तो ये सब उत्पादक इसके राज्य हो गया। तीसी का उत्पादक राज्य हो गया। तीसी का तेल आप लोग जानते हैं, तो वही। चलिए देखिए अगला तेलहन देखिए, अंडी का तेल आप लोग जानते हैं। ये इसके उत्पादक राज्य देखिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ये सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। उसके बाद देखिए बिनौला क्या होता है आप लोग जानते हैं ना? जो कपास के जो खेती होता है उससे जो उसके निकलने वाले जो बीज होता है उसको बिनौला कहा जाता है। तो उसी का तेल होता है। देखिए इसके उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस सब राज्यों में इसकी खेती की जाती है। ये तो हो गया आपका तिलहन फसल के बारे में सब।
उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किस तिलहन फसल के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। यानी कि कौन सा तिलहन का उत्पादन भारत में अग्रणी स्थान पर। देखिए भारत राई और सरसों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान पर है। कौन से? तो राई और सरसों। इसके प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत के मुख्य रूप से खेती की जाती है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर को देखिए। 12 नंबर क्या कह रहा है, किन राज्यों के तटीय क्षेत्र गरम मसाले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि किन राज्यों का तटीय क्षेत्र गरम मसाले के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है, और प्रमुख मसाले का नाम भी लिखना है, मसाला का नाम भी लिखना है। चलिए देखिए इसका, भारत में मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केरल और कर्नाटक के मालाबार तट प्रसिद्ध हैं। यानी कि केरल और कर्नाटक के मालाबार तट जो है मसाले के लिए प्रसिद्ध है। मसाले के नाम देखिए, प्रमुख मसाले का नाम देखिए, मिर्च, जीरा होता है यहाँ पर पकड़ते हैं जीरा, उसके बाद पचफोरना, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, जावित्री, सहजीरा, लहसुन, कश्मीरी मिर्च, धनिया, ये इत्यादि ये सब प्रमुख मसाले हैं। इस प्रकार से 12 का आंसर मेरा क्लियर हुआ। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 रोपण कृषि से आप क्या समझे। रोपण है, आप लोग जानते हैं ना, जो कृषि यानी कि हाथ से जो रोपते हैं ना ओकरे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे कि छींटने वाला ना, जैसे गेहूं हो गया तो उसे छींटा जाता है, बोने वाला हो गया रोपण, जैसे कि रोपण कृषि हो गया तो रोपने हाथ से रोपने वाला। देखिए भारत में रोपण कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। इनमें झाड़ी नुमा पौधे पेड़ लगाए जाते हैं। एक बार लगने पर 1 वर्ष तक उत्पादन किया जाता है, जिसमें रबर, कॉफी, चाय की खेती शामिल होते हैं, जिनको भगवान के रूप में हैं, जिसे बागवान होता है, वगवान होता है यहाँ पे, वगवान के रूप में भूमि का उपयोग होने के कारण वे बागवानी कृषि भी कहते हैं। इसे हाथ से रोपा जाता है और इसलिए इसे रोपण फसल भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए बैगन हो गया, हाथ से रोपता है उसको, मिर्चा का पेड़ हो गया हाथ से रोपता है, चाय का पेड़ हो गया हाथ से रोपा जाता है। तो ये सब पेड़ जो हाथ से, उसको रोपण कृषि कहते हैं। चलिए देखिए हरित क्रांति है आ गया बहु 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति क्या है। देखिए हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में मानी जाती है। यानी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से, तो 1960 के दशक से मानी जाती है। इनमें पुरानी कृषि पद्धति के स्थान पर नई कृषि पद्धति को अपनाकर कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाकर फसल के पैदावार अधिक किया जाता है। यानी कि पुरानी जो कृषि पद्धति थी उसके स्थान पर नई कृषि पद्धति को अपनाकर और फसल की पैदावार को बढ़ा दिया जाता है, एवं आधुनिक मशीनों की सहायता से खेती किया जाता है। इसे हरित क्रांति कहते हैं। एवं आधुनिक मशीनों यानी कि नई नई मशीनों से की सहायता से खेती किया जाता है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी राज्यों में मुख्य रूप से खेती की जाती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लश क्या है। फ्लश क्या है, ऑपरेशन फ्लश। देखिए इसको जानेंगे, ये योजना था ऑपरेशन फ्लश। ऑपरेशन फ्लश एक योजना है जो दूध उत्पादन के वृद्धि के लिए सर्वप्रथम 1970 में विश्व बैंक की सहायता से 27 गौशाला खोली गई, जिसमें गायों को पोसकर उसका दूध उत्पादन करना था। यानी कि यह एक मतलब कह सकते हैं फ्लक्स, ऑपरेशन फ्लक्स जो है दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में विश्व बैंक की सहायता से 27 गौशाला कथी किया खोला गया, और इसमें गाय को रखकर उसका कथी किया जाए, उससे दूध उत्पादन किया जाता। योजना ऑपरेशन फ्लश को 1981 ईस्वी में पहली ऑपरेशन फ्लश और तीसरी ऑपरेशन फ्लश 1985 ईस्वी में तक चला। इससे दूध के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। चलिए देखिए भारतीय कृषि को मानसूनी किस ढंग से प्रभावित करता है। यानी कि भारतीय कृषि को मानसून किस ढंग से प्रभावित करता है, तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे।
मानसूनी कृषि भारतीय कृषि को प्रभावित करती है। भारत मानसूनी जलवायु वाले देश है, जहां मुख्य रूप से जुलाई से अक्टूबर तक अच्छी तरीके से बारिश होता है। बारिश होने पर ही कृषि कार्य शुरू की जाती है तथा अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल कृषि कार्य की जाती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून प्रभावित करती है। जैसे कि गर्मी के समय में धान की खेती होती है, वही ठंडे के समय में गेहूं की खेती होती है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर क्लियर हो गया। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि उपयोग के परिवर्तन किन कारणों के चलते हुआ है। यानी कि भूमि उपयोग जो परिवर्तन हो रहा है किन कारणों के चलते, यानी कि भूमि का जो उपयोग है, भूमि उपयोग में परिवर्तन किन कारणों के चलते हुआ है। तो देखिए इसके पीछे दो कारण है मुख्य रूप से। भूमि उपयोग के परिवर्तन मुख्य दो कारण हैं। पहला जनसंख्या, यानी कि देखिए जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, जब लोगों को मतलब क्या रहने के लिए घर चाहिए था, तो उसके लिए क्या वन को काट कर चाहे जो कृषि योग्य भूमि है उसको काट कर लोग वहाँ पे कत्ल करेंगे, अपना घर बना लेंगे। देखिए इसमें जनसंख्या में वृद्धि, देश की जनसंख्या लगातार बढ़ने से बस्ती तथा आवासीय घर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि का ह्रास हो रहा है। और जिसके यानी कि जब जनसंख्या बढ़ा है तो लोग के घर चाहिए आवासीय बनाने के लिए, रहने के लिए, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, जो कृषि योग्य भूमि था उसी पर घर बनाकर रह रहा है। इसके वजह से क्या है, भूमि का ह्रास हो रहा है। चलिए दूसरा देखिए उद्योगों का विकास, और जनसंख्या बढ़ रहा है तो उद्योगों का विकास भी हो रहा है, तो उसके वजह से भी उद्योगों का विकास से सड़क, परिवहन, रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं एवं बस्तियों का निर्माण में कुछ कृषि योग्य भूमि उपयोग हो रहा है। और ये सब जो निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण, परिवहन, रेल निर्माण, ये सब जो निर्माण हो रहा है, बस्तियों का जो घर लोग बना रहे हैं, ये सब कृषि योग्य भूमि पर बना रहे हैं। इसके वजह से क्या भूमि जो है उसका रूप जो है बदल रहा है। पहले खेती होता था, अब ये हो रहा है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कृषि के आंतरिक भूमि उपयोग के अन्य कौन कौन से स्वर्ग वर्ग हैं। तो देखिए कृषि के आंतरिक भूमि के निम्नलिखित वर्ग इस प्रकार हैं। तो देखिए वन क्षेत्र की भूमि, बंजर और व्यर्थ भूमि। उसके बाद तीसरा है अक्रिय कार्यों में प्रयुक्त भूमि। उसके बाद चौथा है स्थानीय चारागाह और घास क्षेत्र भूमि। उसके बाद है बागवानी, बाग बगीचे, ये बाग बगीचे वाला भी भूमि होता है। उसके बाद छठा है देखिए कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि कृषि के योग्य है लेकिन वह व्यर्थ किसी काम की नहीं, वहाँ पे खेती नहीं होता है। तो सातवां है पुरातन प्रतिभूमि, यानी कि वैसी भूमि जिस पर मतलब खेती की जा सकती है लेकिन उसको 5 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, उसको पुरातन प्रति बोलते हैं। उसके बाद है वर्तमान प्रतिभूमि। उसके बाद निर्वय बोई भूमि। तो इस प्रकार से जो है भूमि का आप लोग वर्ग देख लिए। देखिए आंतरिक कृषि के आंतरिक भूमि उपयोग के सर्वर्ग कौन कौन से हैं, तो 9 सर्वर्ग हैं। तो इस प्रकार से मेरा आंसर पूरा हुआ। चलिए देखिए मेरा चैनल का नाम है, ये मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह, यहाँ पे चैनल का नाम है। अब इस चैनल पर देख सकते हैं सभी वीडियो क्लास 9th और 10th के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सभी चैप्टर का आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सभी क्वेश्चन आंसर को कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।